हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसी फ्री एजुकेशन के सिलसिले में आप मेरे पीछे देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन की साइंस स्ट्रीम की सबसे धांसू टीम है, जो कि कोई एक सब्जेक्ट नहीं, यहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ सारे सब्जेक्ट फ्री और क्वालिटी के साथ दिए जाते हैं, वो भी 100% फ्री। और इसी फ्री एजुकेशन के सिलसिले में अगर मैं आगे बढ़ूं तो आज हम क्या बात करने वाले हैं। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने चैप्टर शुरू करा था, चैप्टर नंबर 7, जो कि बुक 1 का चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, ठीक है। उसका नाम था इक्विलिब्रियम, और हमने सुना है इक्विलिब्रियम में लोगों को दिक्कत होती है। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, बस मेरे साथ साथ कहानी को आगे बढ़ाते चलिए और तहलके के साथ अपन कहानी को खत्म कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में जो बात करी थी बेटा, मैंने पिछले लेक्चर में बात करी थी इक्विलिब्रियम में हमको पढ़ना क्या क्या, ओवरव्यू हमने देखा था। और इक्विलिब्रियम में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी थी, आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी थी, और बात हमें क्या क्या करना है फ्यूचर में उसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। आज जो हमें कहानी देखनी है कि इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। चलिए तो इस कहानी को अपन शुरू करते हैं, ठीक है। तो अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए और फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ मेरे संग शुरू हो जाइए। चलिए जी, सबसे पहले इक्विलिब्रियम जान लेते हैं होता क्या है। एकदम मैं देसी तरीके से, बेसिक तरीके से कहानी शुरू करूंगा। कभी आपने सुना होगा कि किसी बर्तन में पानी को अपन रखते हैं, किसी बर्तन में अपन पानी को रखते हैं। डायग्राम वाइग्राम छोड़ो, पहले मेरी कहानी सुनना। किसी बर्तन में मैंने पानी को रखा और ढक्कन लगाना जरूरी है, ढक्कन लगाना जरूरी है। बर्तन मतलब कंटेनर, ठीक है। नीचे से मैं पानी को गर्म कर रहा हूं, नीचे से मैं पानी को गर्म कर रहा हूं। ये देखो, ये मेरा पानी तेरा रंग कैसा ये मेरा पानी है। नीचे से मैं पानी को गर्म कर रहा हूँ, लॉजिक समझना। जब मैं पानी को गर्म करूंगा तो क्या होगा, ये जो पानी है धीरे धीरे ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है, ये सरफेस मॉलिक्यूल जो होते हैं, अभी लॉजिक सुनना, एकदम बेसिक से जाएंगे अपन, एकदम दैनिक जीवन से होते हुए गुजरेंगे इक्विलिब्रियम को देखते हुए। ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, मेरे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मोर होती है। तो ये इवेपोरेट होना शुरू होंगे, इवेपोरेट फर्स्ट। ये जो आपके सरफेस मॉलिक्यूल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, ज्यादा होती है, ये इवेपोरेट होंगे पहले, ठीक है। इवेपोरेट होना शुरू हुए। जब ये ऊपर गए तो पता चला इनको कि भैया ढक्कन तो बंद है, अब जाएं कहां, ये वापस टकरा के नीचे आने लगे। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब घरों में पानी को गर्म करना आज ही, ठीक है। इक्विलिब्रियम अपन ऐसे ही देसी तरीके से शुरू करेंगे बेटा, और मैं हर कॉन्सेप्ट को एकदम तहलके के साथ खत्म करूंगा। ढक्कन लगाना, ठीक है। पानी को उबलते तक गर्म करना। जब ढक्कन खोलोगे आप आराम से, एकदम कपड़े को लेकर ढक्कन को खोलना, नीचे बूंदे गिरती हुई दिखेंगी। मतलब क्या हुआ होगा, ढक्कन के अंदर जब आप सिस्टम जो था वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुका होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इवेपोरेशन, ठीक है। और मैं कहता हूं कि धीरे धीरे ये सरफेस मॉलिक्यूल ऊपर उड़ रहे हैं, और जब नीचे वो बूंदे वापस टकरा के आ रही है तो कंडेंसेशन आपको इक्विलिब्रियम में देखने मिलेंगे। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दो प्रोसेस हैं, वो आपको इक्विलिब्रियम में देखने मिलेंगी। इक्विलिब्रियम को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप इस साइन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इस साइन का यूज करते हैं। ये एकदम बेसिक तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। चलो अब इस कहानी को मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं। द स्टेज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है इक्विलिब्रियम समझना। द स्टेज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विथ टाइम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन वक्त के साथ नहीं बदलता है, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोला मैंने? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन वक्त के साथ नहीं बदलता है। जितना रिएक्टेंट बनता जाएगा उतना ही प्रोडक्ट भी बनता जाएगा, मतलब दे आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको आप इसी डायग्राम को यहां समझाने की कोशिश की गई है कि भैया जैसे इवेपोरेशन शुरू होगा उसके बाद कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा, और आप रिएक्टेंट देखेंगे और प्रोडक्ट देखेंगे, दोनों बराबर अमाउंट में बनते रहते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम को अगर आपको स्टैब्लिश करना है तो क्लोज कंटेनर होना चाहिए, कभी भी ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगी। ये बताने की मैंने आप लोगों को इस डायग्राम के थ्रू कोशिश करी है। प्लीज नोट डाउन करें इतना। हर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तहलके के साथ और धमाके के साथ।
क्या नोट डाउन कर लिया? मार लूं स्क्रीनशॉट? मतलब तुमने स्क्रीनशॉट मार लिया? तो आगे बढ़ाता हूं कहानी को। अब समझना कुछ इक्विलिब्रियम के एग्जांपल अपन लेते हैं, ठीक है, ठीक है, और कुछ ग्राफ के थ्रू इस कहानी को समझते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम में हम कहते हैं कि जब कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, मैंने अभी कहा ना, इक्विलिब्रियम को ऐसे एस्टेब्लिश करते हैं, मान लीजिए ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो रहा है किस में? प्रोडक्ट में, तो इस साइन से दिखाया, और मेरा वही प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? रिएक्टेंट में, मैंने ऐसे दिखाया। और मैंने कहा कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, लॉजिक सुनना, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कैसी हो जाए? इक्वल हो जाए, उसे हम कहेंगे क्या? इक्विलिब्रियम की स्टेट कहेंगे। और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में वक्त के साथ कोई बदलाव ना आए, उसे हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। बोलो क्लियर हो गया? द कंडीशन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। एक एग्जांपल अपन लेते हैं, हैबर प्रोसेस, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। अमोनिया बनाने की विधि होती है ये। अमोनिया को अपन हैबर प्रोसेस से बनाते हैं। हैबर प्रोसेस होती क्या है बेटा? नाइट्रोजन के N2 प्लस 3H2 आपस में मिलकर 2NH3 मतलब अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें हम जनरली मैं बताऊंगा आयरन या आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम प्रमोटर के तौर पे यूज करते हैं। इसे हम कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। आप देख पा रहे होंगे अमोनिया का बनना और वापस अमोनिया का टूट के हाइड्रोजन और N2 बनाना, ये स्टेट इक्विलिब्रियम की है। कैसी स्टेट है? इक्विलिब्रियम की स्टेट है। ये पहला एग्जांपल अपन ने देख। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल आप कौन सा देख सकते हैं? H2 प्लस I2 कन्वर्ट हो रहा है 2HI में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? H2 प्लस I2 मिलकर 2HI बना रहे। अब लॉजिक समझना, इसको ग्राफ के थ्रू मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। ये मेरे रिएक्टेंट है, ये मेरे क्या है? रिएक्टेंट है, ये मेरे रिएक्टेंट है, और 2HI जो मेरा है वो क्या है? प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता जाता है भैया? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता जाता है? जल्दी बताइए। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होता जाता है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, ये इधर देखना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है, ये बैकवर्ड रिएक्शन जा रही है, और एक स्टेट ऐसी आएगी कि उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। उसे हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन के थ्रू आपने बताया। देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन H2 प्लस I2 2HI, बैकवर्ड रिएक्शन 2HI कन्वर्ट हो रहा है H2 प्लस I2 में, और ये दोनों जब हम कहते हैं द कंडीशन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। या मैं दूसरे टर्म में आपको ऐसे समझा दूं, अगर मैं कहूं ये मेरा कंसंट्रेशन है, ये मेरा कंसंट्रेशन है, ठीक है, विथ टाइम अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो इधर समझना, वक्त के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाएगा। ये किसका कंसंट्रेशन है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ठीक है, और वक्त के साथ ये जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो भैया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का घटता गया, प्रोडक्ट का बढ़ता गया, और एक वक्त के बाद दोनों के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, तो उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। उसे हम क्या नाम देंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट नाम देंगे। वो एग्जामिनर आपके इमोशन के साथ चाहे इस फॉर्म में खेले कि भैया फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट जब बराबर हो जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का घटता जाना और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का बढ़ते जाना और दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाना, उसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। चाहे ये पूछे, ना डरना है ना घबराना है, बस कॉन्सेप्ट को समझते हुए चले जाना है। बोलो क्लियर हो गया? क्या कोई डाउट? होना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो समझना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने क्या कहा भैया? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, या फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया या डिसइंटीग्रेशन ऑफ अमोनिया जब बराबर हो जाए तो उसे अपन कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। बेटा तह तक समझो, एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझो। मैंने क्या कहा? इतने लेक्चर लेके आऊंगा, इतना लेक्चर लाएगा तेरा भाई इतना लेक्चर लेके आएगा, इतना लेक्चर लेके आएगा कि इक्विलिब्रियम को धू कर देगा। अगर ऐसा है तो फिर मैग्नेट ब्रेन एक बच्चा 10 बच्चे तक पहुंचाए ना। अनुराग बघेल सर और मैग्नेट ब्रेन हर जगह पहुंचना चाहिए बेटा। फ्री में और क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आप नीट एस्पायरेंट हो, चाहे जेई एस्पायरेंट हो, चाहे आप अपने स्कूल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, आप तहलके के साथ हर कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं, तहलके के साथ हर कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। आइए, आपका इंतजार था, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं, चलो जी आगे बढ़ाते हैं कहानी को और समझते हैं। देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, समझना। पूरी एनसीईआरटी अपन धुआं कर देंगे।
सबसे पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम की, अगर आपको इक्विलिब्रियम कोई केमिकल रिएक्शन की बात करें या कोई दैनिक जीवन में बायोलॉजिकल रिएक्शन की बात करें, इक्विलिब्रियम अगर आपको स्टैब्लिश करना है तो हमेशा याद रखना इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर में होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज अटेन इन अ क्लोज कंटेनर, इस चीज को कभी भी मत भूलना। मैंने अब भी कहा था अगर आप पानी गर्म कर रहे हैं, ये कोई कंटेनर या बर्तन लिया, आपने इसको पहले क्लोज करो फिर गर्म करो, इसके अंदर लिक्विड भर के, इसके अंदर लिक्विड भर के, लेकिन अगर कंटेनर खुला है तो इक्विलिब्रियम कभी भी अटेन नहीं होगी, इक्विलिब्रियम कभी भी अटेन नहीं होगी। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करें, अगर आपको इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करना है तो भैया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होनी चाहिए, ठीक है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन वक्त के साथ ना बदले, उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। याद करते चलो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर है, या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन वक्त के साथ ना बदले तो उसे अपन कहेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम शुड बी अटेन, इक्विलिब्रियम हमेशा अटेन होता है किसमें? क्लोज कंटेनर में, ठीक है। चलो दूसरी चीज, इक्विलिब्रियम अटेन अगर आपको करना है तो आपको एक कांस्टेंट टेम्परेचर लेना पड़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर लेना पड़ेगा, और जो आप रिएक्टेंट ले रहे हैं, एक बार मान लीजिए आपने 2 लीटर पानी डाल दिया तो पानी के कंसंट्रेशन को बदलना मत। लेकिन भैया अगर आप सुनो ना, थोड़ी देर बाद ढक्कन खोला, अरे प्रेशर चेंज हुआ, मतलब सुनना क्या हो रहा है, एकदम बेसिक से जाऊंगा ना बेटा। आपने 2 लीटर पानी लिया, ढक्कन लगाया, गर्म करना शुरू करा, थोड़ी देर बाद मन करा थोड़ा सा यार आधा लीटर पानी और डाल देता हूं, भाई भाप बनना शुरू हो चुके थे, पानी इवोपरेट होना शुरू हो चुके थे, आपने ढक्कन खोला, पानी की भाप बाहर गई, कभी भी आपने दैनिक जीवन में देखा होगा, और उसके बाद 2 लीटर पानी, आधा लीटर पानी आपने और डाल दिया, जो प्रेशर मेंटेन हो रहा था वो भी गया। इसके अलावा आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी बदल दिया, तो अब इक्विलिब्रियम भैया अटेन नहीं हो पाएगी उतने आसानी से फिर से, ठीक है, उसको फिर टाइम लगेगा। मतलब अगर आपको इक्विलिब्रियम को अटेन करवाना है तो हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर लेना पड़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर लेना पड़ेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ाते हैं समझना। कैटलिस्ट का क्या रोल होता है? जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा, लॉजिक समझना मेरे बच्चों, एकदम बेसिक से जाऊंगा। मैंने आपसे कहा N2 किससे रिएक्शन करता है? H2 से रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है? 2NH3 बनाता है, यस सर बनाता है, 2NH3 बनाता है, यस सर बनाता है। अब अगर बनाता है तो याद रखना बेटा, इसमें आयरन या आयरन ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, आयरन या आयरन ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप आयरन या आयरन ऑक्साइड को यहां पे एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हो तो लॉजिक समझना, कैटलिस्ट हेल्प टू अटेन द इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट हमेशा इक्विलिब्रियम को अटेन करने में हेल्प करता है। मतलब अगर आप रिएक्शन में पहले रिएक्टेंट को डाले, आपने रिएक्टेंट को डाले, कौन है आपके? N2+3H2, रिएक्टेंट डाले आपने, और कैटलिस्ट डाल दो। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन के रेट को बढ़ा देना, जल्दी, मतलब कोई रिएक्शन अगर लेट हो रही है तो जैसे होता है ना घर में, अगर पढ़ नहीं रहा तो पप्पा 1 दे देते हैं, पप्पा जब देते हैं ना तो वही आपके कैटलिस्ट का काम करता है। मैं आपकी पढ़ाई नहीं हो रही लेकिन मैं ज्यादा पढ़ा दूं तो उस दिन आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, तो जो मैं आपकी जिंदगी में कैटलिस्ट हूं, कैटलिस्ट क्या काम करता है? रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। लेकिन एक बार इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गई उसके बाद कैटलिस्ट डालने का कोई भी सेंस नहीं होता। तो लॉजिक समझना, कैटलिस्ट help to attain the equilibrium, but once equilibrium is attained then there is no use of catalyst। एक बार अगर equilibrium attain हो गई तो उसके बाद कैटलिस्ट का कोई भी यूज नहीं होता, समझिएगा जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा नीट और जेई में पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा नीट और जेई में से क्वेश्चन पूछा गया है, नीट और जेई में से क्वेश्चन पूछा गया है। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डेल जी एंड डेल एच, कैटलिस्ट कभी भी डेल जी और डेल एच की वैल्यू को चेंज नहीं करता है, कैटलिस्ट कभी भी डेल जी और डेल एच की वैल्यू को चेंज नहीं करता है। डेल जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, क्या? गिव्स फ्री एनर्जी। डेल जी मतलब क्या होता है भैया? गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, और डेल एच मतलब होता है एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम, और डेल एच मतलब होता है एंथैल्पी, ठीक है सर। फॉर एनी रिएक्शन द इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम्स इनटू द पिक्चर। जो मेरा अगला लेक्चर होगा वो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। किस पे होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे होगा। तो जब भी इक्विलिब्रियम अटेन होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पिक्चर में आता है। कैसे आता है पिक्चर में, ये अपना मैंने अपनी देसी भाषा में लिखा है, कैसे आता है पिक्चर में ये अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। बस अभी समझते चलो इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है सर। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज
ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। जब अगर आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होंगी उनको कैसा होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का होता है, मतलब समझना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक नेचर। आपका जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और जो आपका प्रोडक्ट से क्या बन रहा है, रिएक्टेंट बन रहा है, तो क्या बोलते हैं, इट इज अ डायनामिक इन नेचर। कैसा होता है, डायनामिक नेचर का होता है। एंड बोथ द रिएक्शन मूव विथ सेम स्पीड, और चाहे आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे आपकी बैकवर्ड रिएक्शन हो, दोनों सेम स्पीड से ही मूव करती हैं। ये अपनी कहानी हो गई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम की। किसकी हो गई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम की कहानी हो गई। प्लीज स्क्रीनशॉट मारें, एकदम सिंपल तरीके से चलना, हर एक पॉइंट पे ध्यान देते हुए चलना। एम्फेसाइज करता हूं कि क्लोज कंटेनर होना चाहिए, इक्विलिब्रियम को भैया कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट होना चाहिए। कैटलिस्ट को पहले डाल दो, एक बार इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद कोई मतलब नहीं है कैटलिस्ट डालने का। इन सारी चीजों पर बेटा आप ध्यान देते हुए चलना, अगर इतना हो गया तो बढ़ूं आगे, बढ़ जाऊं आगे। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी को। स्क्रीनशॉट आपने आई होप मार लिया होगा। कहानी को आगे बढ़ाता हूं और बात करता हूं मैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। हम मतलब अब केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर रहे हैं। लॉजिक समझना, हमने क्या कहा था, इस चैप्टर में हमको दो पार्ट पढ़ना है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, एक आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है। तो अब हम किधर मूव करने जा रहे हैं, हम केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करने जा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। इसका मतलब ये है कि आपके जो रिएक्टेंट हैं और आपके जो प्रोडक्ट हैं, अगर हम उनकी गैशियस मतलब अगर हम उनकी फिजिकल स्टेट देखें, गैशियस का मुंह से निकल जाता है, कुछ भी बोल जाता हूं मैं कभी कभार, है ना। अगर हम उनकी फिजिकल स्टेट देखें, अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट देखें, अगर फिजिकल स्टेट देखने के बाद हमको पता चल रहा है कि वो सेम फेज में है तो हम बोल देंगे होमोजीनस इक्विलिब्रियम, और अगर वो अपोजिट फेज में है या डिफरेंट फेज में है तो हम बोल देंगे हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। पहले इस कहानी को देखते हैं, पहले यहां पे एक बार गौर फरमाइएगा जरा। चलिए जी, तो समझिएगा होमोजीनस इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर आपके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है सेम फेज में, बस इस पॉइंट को अपन एम्फेसाइज करें, अगर सेम फेज में प्रेजेंट हो तो उसे अपन नाम दे देंगे होमोजीनस इक्विलिब्रियम। क्या नाम दे देंगे, होमोजीनस इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल H2 गैस प्लस I2 गैस मिलके क्या बना रहे हैं, 2HI बना रहे हैं, सब गैशियस, सबके सब गैशियस है, होमोजीनस इक्विलिब्रियम। N2 गैस प्लस 3H2, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 बना रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, सारे गैशियस हैं, सारे गैशियस हैं, तो हम बोल देंगे होमोजीनस इक्विलिब्रियम। N2 गैस प्लस O2 गैस 2NO बना रहा है, ये भी गैशियस है, हम बोल देंगे होमोजीनस इक्विलिब्रियम। 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, ये बना रहा है 2SO3, हम बोल देंगे होमोजीनस इक्विलिब्रियम। कोई इसमें इतना टफ नहीं है, ठीक है। अभी सारे बेसिक लेक्चर बहुत अच्छे से समझते हुए चलो बेटा, अभी तो कहते हैं ना, अभी तो पूरा समा बांधना बाकी है, अभी तो हमने सिर्फ सांसें भरी हैं, अभी समा बांधना आपके साथ बाकी है। अभी बेसिक लेक्चर आते हैं स्टार्टिंग, क्योंकि आप जानते हो भैया अपन जीरो से जाने वाले आदमी है। ये हो गई अपनी कहानी होमोजीनस इक्विलिब्रियम की, ठीक है सर। अब बात करते हैं, नोट डाउन कर लिया ना मेरे बच्चे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम के बारे में। किसके बारे में, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम के बारे में। अगर हम बात करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्या बोले मैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन इक्विलिब्रियम प्रेजेंट इन 2 और मोर देन 2 फेजेस, क्या 2 और 2 से ज्यादा फेजेस में पाए जा रहे हैं, तो उसे अपन क्या नाम देंगे, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम नाम देंगे। उसे अपन क्या नाम देंगे, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम नाम देंगे। फॉर एग्जांपल CaCO3, जिसे अपन लाइमस्टोन कहते हैं, पी ब्लॉक में बहुत अच्छे से अपन ने इसे देखा है, सॉरी एस ब्लॉक में बहुत अच्छे से देखा है अपन ने। जब इसको गर्म करते हैं तो ये क्विक लाइम बनता है अपना और CO2 गैस निकल जाती है। ओ भैया तुम सॉलिड लेकिन तुम हो गए गैस, तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसी इक्विलिब्रियम है, ये हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम है, ठीक है। लेकिन कार्बन सॉलिड को अगर अपन ने H2O गैस के साथ रिएक्शन कराई, ये भी मैंने बताया, कोक को जलाने पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिल जाएंगे, ये कहलाता है अपना वाटर गैस। क्या कहलाता है, वाटर गैस कहलाता है। ये रिएक्शन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन यहाँ कार्बन सॉलिड की फेज अलग है, बाकी सबकी सेम है, लेकिन हम बोल सकते हैं ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में प्रेजेंट नहीं है, तो ये अपना हो गया हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। क्या हो गया, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम हो गया। बोलो कहानी क्लियर हो गई, बोलो कहानी क्लियर हो गई। अगर कहानी क्लियर हो गई तो बढ़ाता हूं कहानी को आगे। लॉजिक समझिएगा, ये अपना था एक बेसिक इंट्रोडक्शन इक्विलिब्रियम और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन इक्विलिब्रियम और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करता हूं, लेकिन आने वाला लेक्चर बहुत धांसू होने वाला है आप लोगों के लिए बेटा। हर चीज एकदम बेसिक से जाते जाऊंगा, लेकिन हर बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझते हुए चलना। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, आप लोगों ने कहा इक्विलिब्रियम, आप लोगों ने कहा ऑर्गेनिक, भैया ऑर्गेनिक भी शुरू कर दूंगा, थोड़ी सांस तो लेने दो मुझे, इतना प्यारा कंटेंट बनाने में समय लगता है। तो लॉजिक सुनना, आपने कहा इक्विलिब्रियम अपन तहलके के साथ खत्म करेंगे, डेली बेसिस पे लेक्चर आएंगे, ये मेरा वादा है। अब अगर डेली बेसिस पे लेक्चर आएंगे सर, तो कई बार ये होता है कि सर
हमें वीडियोस मिल नहीं पा रहे हैं, एक हाथ बीच की लिंक टूट गई, ठीक है, तो सर हमें वीडियोस मिल नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.magnumbrains.com पे जा सकते हैं या आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं। जैसे ही जाएंगे एक ऐसा पेज ओपन होगा बेटा, इंडिया का सबसे पहले तो नंबर 1 चैनल है जो कि 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन दे रहा है। जैसे कि आज तक आप मुझे देखते ही आए हैं, 100% क्वालिटी एजुकेशन बोल दिया ना। केमिस्ट्री में जो पढ़ा रहे हैं बेस्ट पढ़ा रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस कराई है, हर कॉन्सेप्ट इतने तहलके के साथ याद कराया है। और अभी तक बोलते आया था ना, कौन कहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती, कौन कहता है फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं बनते। एक बार अनुराग सर से पढ़ के तो देखो, अपना एक ही मोटो है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो हर लेक्चर के बाद कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि बेटा जोश और जुनून के साथ कहानी शुरू करो और जोश और जुनून के साथ कहानी खत्म करो, यही अपना मोटिव है। ठीक है सर, अगर यहां तक आ गए आपको क्या करना है, क्लास 11th पे जाना है। जैसे ही आप क्लास 11th पे जाएंगे बेटा, आपको एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ जितने भी टीचर्स हैं जो कि अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। अगर आप बुक 1 की खोज में आए हैं, लेक्चर आपको सिस्टमैटिक तरीके से देखना है, यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करिए, बुक 2 पे आ जाइए। ठीक है, अपन जैसे ही आप आएंगे सारे चैप्टर आपको सिस्टमैटिक वे में दिख जाएंगे। सारे चैप्टर मैं करवा चुका हूं एकदम धांसू तरीके से। आपको क्या करना है, सिंगल क्लिक करना है और आप मुझे पढ़ाते हुए देखो, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, इसके आगे नहीं बोलूंगा, ठीक है, आप मुझे पढ़ाते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और कहते हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, फ्री में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो डरने की क्या बात है। मैग्नेट ब्रेन ने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम से भी एक चैनल लॉन्च कर दिया है, तो अपने दोस्तों, भाइयों और बहनों तक ये बात पहुंचाइए। कोई अगर गांव में बच्चा रह रहा है, कोई शहर में बच्चा रह रहा है, एक गली में बच्चा रह रहा है, एक नुक्कड़ में बच्चा रह रहा है, हर बच्चे को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन का हक है मेरे बच्चों। तो ये इन्फॉर्मेशन हर जगह पहुंचनी चाहिए, आप लोग भी शेयर करिए भैया, ठीक है। और मैग्नेट ब्रेन हिंदी को भी, जैसे आपने इंग्लिश को ऊंचाइयों तक ले गए, हिंदी को भी अपने को ऊंचाइयों तक ले जाना है। और मैग्नेट ब्रेन और अपना ये जो प्यार है हमेशा ऐसे ही बनाए रखना है। चलो, अगर यहां तक आ गए तो उसके बाद चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। वीडियो को लोगों तक शेयर करो, हमारी ये जो फ्री एजुकेशन का मोटो इसे लोगों तक शेयर करो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ और इसी हंसी और मजाक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे और मैग्नेट ब्रेन के साथ। थैंक यू सो मच।